अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। मैंने अपने 20 साल के सहाफ़ती कैरियर में किसी सेनेट इलेक्शन को इतना डिस्कस होते नहीं देखा जितना इस दफ़ा देख रहा हूं, और इसकी वजूहात भी हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश कि उसे पार्लियामान में ज़्यादा नंबर्स मिलें, उसके पास अक्सरियत हो, या वो इस पोजीशन में हो कि अपने मतलब की कानून साजी जिसमें कि उसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है, उसे बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सके। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो ये कि PDM का जो एहतजाज था उसका नुक्ता आगाज़ जहाँ मुंतज होना था वो मौका था सेनेट इलेक्शन से पहले, यानी सेनेट इलेक्शन से पहले PDM हुकूमत का धड़म तख्ता करना चाहती थी। इसके लिए उसने भरपूर कोशिशें की, एहतजाज किए, रैलियां निकाली, जलसे किए, इस्तीफ़ों की बात की, इस्तीफ़े अपनी क़यादत के पास जमा करा दिए तमाम पार्टीज़ ने। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने PDM की तमाम क़यादत को इस बात पर कायल किया कि जी इस्तीफ़े देना ऑप्शन नहीं होगा, एहतजाज करने से शायद ये हुकूमत घर ना जाए, इसके लिए एक जो ऑप्शन ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो सकता है वो तहरीक अदम एतमाद का है। और फिर ये फैसला किया गया कि सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए, बाई इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए, और फिर PDM की तहरीक ने एक नया रुख इख्तियार किया। आज मेरे पास ये खबर मौजूद है और आप सब जानते होंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब का राब्ता हुआ है नवाज़ शरीफ साहब से, और ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर ये कायल किया है कि हमें इन हाउस चेंज लाना चाहिए। मतलब ये कि PDM इस इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में भरपूर लॉबिंग करेगी, कोशिश करेगी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स उसको हासिल हों, और किसी तरीके से ये सूरत पैदा हो कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाई जाए, और इसके लिए वो शो ये करें कि सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है PDM के मुकाबले में। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये इलेक्शन शायद यादगार इलेक्शन होंगे और इनको तारीख़ में याद रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिर PDM की तहरीक आगे किस रुख पर जाएगी? एहतजाज उनके पास आखिरी ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन जो पहला ऑप्शन था जो कामयाब नहीं हुआ वो आगे चलकर कैसे कामयाब हो जाएगा? इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब इस दफ़ा रिटायर हो रहे हैं और सेनेट को खैरबाद कहेंगे। बेहतरीन कैरियर इनका गुजरा सेनेट में और भरपूर तरीके से इन्होंने नून लीग की यहाँ पर नुमाइंदगी की। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, 2024 तक सेनेटर रहेंगे और PTI की का दिफा भी करते रहेंगे, और PTI के लिए जो उसका एजेंडा है उसकी बात भी करते रहेंगे सेनेट में। शाज़िया मरी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, और शाज़िया मरी साहिबा का ये जो हमारे कानून के ऐवान है इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इनके दादा भी उस वक्त सिंध असम्बली का हिस्सा थे जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी, फिर इनके वालिदैन दोनों इन ऐवानों का हिस्सा रहे, और अब शाज़िया मरी इन ऐवानों का हिस्सा हैं। पहले सूबाई असम्बली में रहीं और अब मरकज़ी हुकूमत में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मरकज़ी असम्बली में बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब और शाज़िया मरी साहिबा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, क्या ये तज्ज़िया करना दुरुस्त होगा कि PDM भरपूर ये कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सके और वज़ीर आज़म को और PTI की गवर्नमेंट को ये वाज़ेह कर सके कि वज़ीर आज़म को अब तहरीक अदम उनको एतमाद का वोट दोबारा लेना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये तो इलेक्शन है, हर सूरत PDM अपने कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बात याद रहे कि ना ही तो हम मास ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, ना ही खरीदो फरोख्त पे बिलीव करते हैं, और ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो नया आइंदा के लिए आवान मुंतखब होगा उसके लिए कोई बदनामी का नाम पैदा हो। हाँ, ये बाकी हमारा हक है कि हम अपने कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो PDM के प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर ये क्या स्ट्रेटजी होती है और किन किन कैंडिडेट का PDM के प्लेटफॉर्म पर भरपूर सपोर्ट होनी चाहिए, ये फैसला लीडरशिप ने कर भी लिया है और इंशाल्लाह करेंगे भी। और हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो हमें नज़र आ रही है। ये परेशानी इसलिए भी बहुत नज़र आ रही है कि हुकूमत कुछ दिनों से जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर भागी है, जिस तरह सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में गए रेफरेंस दे के, अभी रेफरेंस पेंडिंग था, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश की है नेशनल असम्बली में, वो बिल अभी पेंडिंग था, फिर एक रात के अंधेरे में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला, क्योंकि हुकूमत को यकीन हो गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके जितने भी लोग उनको यकीन हो गया है कि उनके जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज हैं और बहुत सारे MNAs जो हैं वो उनसे नालां हैं, वो नाराज़ हैं, वो समझते हैं कि डिलीवर नहीं हो सका, वो समझते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, वो समझते हैं कि हुकूमत की जो अखलाकी पोजीशन थी वो बड़ी कमज़ोर हो गई है। लिहाजा इस वक्त उनका इन लोगों को वोट देने का
अब कोई इरादा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 2.5 सालों में ये ओपन बैलेट की बात नहीं की। उन्होंने इसके ऊपर कोई कानून साजी करने की कोशिश नहीं की, हुकूमत ने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। लेकिन जब उन्हें ये वाइब्स आई हैं कि अब हमारे जो लोग हैं वो हमें शायद वोट ना करें और सेनेट के इलेक्शन में हमें बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट उन्हें हो, आज तो सेनेटर साहब इसको वाइस वर्सा करके अगर देखें, आपको ये वाइब आई, पीडीएम को ये वाइब आई कि इस दफा हम इनके लोग तोड़ सकते हैं, लॉबिंग भी कर सकते हैं, पैसा भी चला सकते हैं और एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल सकते हैं इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को, इसलिए आप लोगों ने ओपन बैलेटिंग की हिमायत नहीं की, हालांकि आप चाहते थे, आपका ये मौक़िफ़ था कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, अगर हमें कोई परेशानी होती, हम चाहते थे, होना भी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत ही सीरियस क्वेश्चन हमेशा उठते रहे हैं, और इस दफा तो सबसे ज्यादा सीरियस उठेंगे क्योंकि जाहिर है इस पर इतनी डिस्कशन हुई है। लेकिन हम क्या कह रहे थे कि जब तक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जब तक उसका फैसला नहीं आता, उस वक्त तक मुस्तकबिल का फैसला सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ओपन बैलेट का करना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत ने जो सबसे बड़ी गलती किया या जानबूझकर किया, मुझे यकीन है कि इन्होंने जानबूझ के किया था क्योंकि इसमें सिंसियर नहीं थे कि ओपन बैलेट हो। इन्हें रेफरेंस ले जाने के बजाय आइन की आर्टिकल 226 जो है उसको अमेंड करना चाहिए था, दोनों हाउसेस की कमेटी बनना चाहिए थी, यहाँ डिस्कशन होनी चाहिए। मुझे सर समझाएंगे क्या कबहत हो गई अगर रेफरेंस चला गया तो साइमल्टेनियसली आइन में तरमीम नहीं हो सकती, इसमें कानूनी कबहत क्या है? आइन में उस वक्त तक अब तरमीम नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट का, जो कि रेफरेंस जिन्होंने वहां सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो आइन के आर्टिकल 226 है, मेहरबानी करके उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या सेनेट के इलेक्शन इसके एम्बेट में आते हैं कि नहीं आते। अब चूंकि जब तक उसका फैसला नहीं होता, उस वक्त तक कोई कानून साजी जो है वो मुमकिन रही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पेंडिंग है। इन्होंने जो अभी ऑर्डिनेंस निकाला, इन्होंने ऑर्डिनेंस में भी लिख दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके इतलाक के मुताबिक फिर ऑर्डिनेंस का नफाज होगा। लिहाजा हुकूमत की जो बहुत बड़ी नालायकियां पहले भी रही हैं, लेकिन ये जो उन्होंने इस वक्त 3 फोरम को कोशिश की है एक ही वक्त में इस्तेमाल करने की, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। और मुझे यकीन है कि ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त परेशानी के आलम है कि इनके एमएनएज और एमपीएस मुमकिन है कि बड़ी तादाद में डिफेक्शन करें। और अभी आपने देखा जो वीडियो आई है, इस वीडियो में जितने भी लोग हैं वो पीटीआई के थे, किसी और जमात के लोग नहीं है जिन्होंने पैसे लिए। जो आपने अभी आजकल वीडियो सर्कल कर रही है, सिर्फ एक जमात के लोग थे और वो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने पैसे लेके अपने वोट बेचे हैं। अब भी उन्हें यकीन है कि उनके साथ एक साहब और भी थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। सेनेटर साहब, पीपल्स पार्टी से भी एक साहब थे जो पैसे वहां पर तकसीम कर रहे थे, उनका भी जिक्र आपको करना चाहिए। मैं वापस आता हूं आपके पास। शाजिया मलिक साहिबा, आपको लगता है कि आप लोगों ने ओपन बैलेट की हिमायत ना करके इस बात का रास्ता खोल दिया है कि अब जो इलेक्शन होंगे अगर उसमें पीडीएम को ज्यादा नशिस्तें हासिल होती है तो उस पर यह इल्जाम लगेगा कि उसने इसमें पैसा चलाया है? बहुत शुक्रिया मसूद, आपने प्रोग्राम में लिया और एक अच्छी गुफ्तगू जो है उसका आगाज हुआ। देखिए, बात यह है कि आपने जो इंट्रो दिया है उसके अंदर 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे भी कंसर्न्स हैं। देखिए, पीडीएम ने कभी ये नहीं कहा कि इस वक्त तक हमारी तहरीक खत्म हो जाएगी। हमारी आज भी जो तहरीक है वो बुनियादी तौर पर इस नाअहल हुकूमत से पाकिस्तानी अवाम को छुटकारा दिलाने के हवाले से, और जो बहुत अहम हमारी पीडीएम की मूवमेंट का जो कॉज, मैं यहाँ याद करा दूं आपको कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कई मौक़ों पर यह बात कही कि पीडीएम को जो अपनी तहरीक चलानी चाहिए, इस सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को घर भेजना चाहिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। होंगी आपके पास रिकॉर्ड का हिस्सा, उनकी बहुत सारी तकारीर होंगी, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा जो पीडीएम के लिए अहम है वो मुश्तरका जो इजलास होते हैं उनके, उसमें जो मुशावरत के अमल के नतीजे में ऐलानात होते हैं, जो यूनानिमस फैसले होते हैं, वो अहम है। तो हम भी बात कर सकते हैं, नून भी बात कर सकती है, मौलाना साहब भी बात कर सकते हैं, और चौथी, पांचवी, छठी दीगर जमातें भी अपनी अपनी बात कर सकती हैं। लेकिन जो इजलास के नतीजे में मुतफक्का ऐलान होता है या मुतफक्का फैसला होता है वो अहम होता है, और मुतफक्का फैसले जो हैं वो मुशावरत के नतीजे में आते हैं। फिर कभी कोई जमात किसी एक ऑप्शन पर कायल करती है दीगर जमातों को,
या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल होती है किसी और के जो है वो डिस्कशन से मतलब आर्ग्यूमेंट। मैंने एग्जैक्टली बयाने में अपने इब्तिदाई में यही बात की है शाजिया कि मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा चाहते थे, मरियम बीबी ऐसा चाहती थी, पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी। बुनियादी नैरेटिव कहीं नहीं बदला जो पीडीएम का है। जो आपने ऑप्शन कहा कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन है, वो मसूद हमेशा से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी पीडीएम की पिछले बरस, उसके नतीजे में एक मुफस्सिल करारदाद आई थी जिसके साथ एक एक्शन प्लान जुड़ा हुआ था। उस एक्शन प्लान के अंदर जहां जिक्र लॉन्ग मार्च इस्तीफों का था, वहां अदम एतमाद की तहरीक भी एक ऑप्शन था। तो यकीनन जो जमात पार्लियामेंट में एक बहुत अहम रोल अदा करती रही है, पाकिस्तान के आइन को देने में उस जमात का अहम रोल रहा है, तो वो जमात पार्लियामेंट्री ऑप्शंस पर ज्यादा जोर देगी और हमने दिया उस पर ज्यादा जोर। हम आज भी कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई टूल हमारे पास है, कोई ऑप्शन है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये पीडीएम की उस पीडीएम के एक्शन प्लान में लिखा है कि हम जो तमाम जमातें हैं हर जमहूरी आईनी और सियासी तरीका इख्तियार करेंगे, पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के बाहर। हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन के नतीजे में हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत का कयाम है। और ये हमारा सिलसिला चल रहा है क्योंकि लोग मोबिलाइज हो रहे हैं मूवमेंट्स में। आपको भी पता है, चाहे वो एमआरडी हो, एआरडी हो या पीडीएम हो, मूवमेंट के अंदर मोबिलाइजेशन का अमल जारी रहता है और वो चंद हफ्तों या महीनों पर मुहित नहीं होता, वो कई सालों पर भी मुहित हो सकता है, जब तक कि हम अपने जो अज़ाइम हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पहले पीडीएम ने इसको ब्रैकेट किया था, चाहे वो मरियम बीबी हो चाहे वो फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने ब्रैकेट किया था कि सेनेट इलेक्शन से पहले। और फिर बिलावल साहब की भी तकरीरें थी कि जिनको जनवरी में घर भेज देंगे और हुकूमत चली जाएगी, तो ये पहले ब्रैकेट किया हुआ था। मुझे एक और बात बताइए, ये वीडियो जल्द ये पैकअप करें क्योंकि महंगाई उरूज पे है, बदहाली उरूज पे है, लोगों की जिंदगियां इस वक्त जीना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। शाजिया मुझे ठीक है, आपने कवर शाजिया मुझे जल्दी से ये बताइएगा कि ये जो वीडियो का मामला चल रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ ने तो अपनी एक कमेटी बना दी, वो तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक साहब आपके भी बैठे हुए हैं जो पैसे वहाँ पर तकसीम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने इस पर अपने अंदर कोई तहकीक शुरू की है कि ये साहब जो पैसे बांट रहे हैं ये अपनी ज़ाती हैसियत में दे रहे हैं, पार्टी ने इनको पैसे दिए थे, ये क्या मामला था? आपके यहाँ इस मामले पे कुछ हो रहा है? मसूद, सबसे पहले तो जो पीटीआई की तरफ से कमेटी बनाई है, हमने उससे पहले ही मुस्तरद किया है क्योंकि जो वीडियो लीक हुआ है वो वीडियो पीटीआई ने लीक किया है और वो जो पूरा अमल हमें नजर आ रहा है वो बाय पीटीआई फॉर पीटीआई ऑफ पीटीआई है। क्योंकि आपने उस वीडियो में देखा जिसके ऊपर ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है कि ये कोई फोटोशॉप वीडियो है। एक जो वीडियो है जो दिखाई जा रही है उसके हवाले से तो इनके फॉर्मर एमपीए ने बिल्कुल कहा कि जी पैसे मिल रहे हैं, पैसे हमें दिए जा रहे हैं। साबिक जो केपी के स्पीकर और अब नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब हैं, उनके बुलाने पे उनके घर, और वहां पर जो मौजूद शख्स हैं वो उस वक्त के केपी के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अलबत्ता ये एक चेहरा आपका भी है ना, उसके बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही है? जुमला तो मुकम्मल होने दिया करें जी। देखिए, जो उन्होंने ये अलबत्ता जरूर कहा, जो उनके साबिक रुकन है, गालिबन उबैदुल्लाह उनका नाम है, उन्होंने ये जरूर कहा कि जी पैसे हमें मिले किसी और मकसद के लिए थे। तो इसको ये एक बहस में बात जा सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को ओन किया कि पैसे दिए जा रहे थे असद कैसर और परवेज खटक साहब की जानिब से कि हम पीटीआई के लोग पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट दें। ये मैं तो पहली दफा सुना है तारीख में। अच्छा, अब आ जाए दूसरी साइड पे, जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली साहब उनका नाम है, उन्होंने ये चैलेंज किया है ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियो। और आप देख भी रहे हैं उसके अंदर कि एक टेबल दिखा रहे हैं जिसपे कुछ पैसे पड़े हैं और उनका जो जहां वो बैठे हैं वो टेबल अलग है। तो उसकी तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं, उनसे भी हमने रुजू किया, उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वीडियो की पहले जरूरी है। लेकिन जो कमेटी बनाई है पीटीआई ने मसूद, वो तो एक मजाक है।
अब पीटीआई की कमेटी बनाने से पहले इन्होंने एक जो ड्रामा किया कि जी हमने फलाने लॉ मिनिस्टर जो मौजूद हैं वो नजर आ रहे हैं वीडियो में, हमने उनसे इस्तीफा ले लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने ये खुद फरमाया अप्रैल 2018 में मसूद कि जो हमने हमारे पास वीडियो है जिसमें पैसे की लेन देन हो रही है और सेनेट के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, तो पैसे तो आप खुद दे रहे थे, ये बात वाज़ेह हो गई। वीडियो आपने बनाई, लीक आपने की, जब वीडियो आप चलिए शाजिया मैं वापस आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। लेकिन ये जो आप बात कह रही है ना कि आप फॉरेंसिक करा रही हैं, तो फॉरेंसिक के मामले में जो मेरी नाक़िस मालूमात है वो ये कि ओरिजिनल वीडियो का होना ज़रूरी है और उस डिवाइस का होना ज़रूरी है जिससे वो वीडियो बनी है, फिर वीडियो का फॉरेंसिक होता है, उसके अलावा फॉरेंसिक नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आपकी कमेटी में क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा कि आप इसका फॉरेंसिक कराएंगे। तो सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पैसे बांटे आप लोगों ने, आप लोगों के जो लोग नज़र आ रहे हैं वो फोटोशॉप नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो साहब नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, वो फोटोशॉप हो सकता है, वो साजिश है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। खुद ही आपने पैसे दिए और खुद ही ये किया, ये एक इल्ज़ाम। दूसरा ये कि क्या आपको इस बात का खदशा मौजूद है कि इस इलेक्शन में शायद तारीख़ का सबसे ज़्यादा पैसा चलेगा और ये इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखे जाएंगे, ये खदशा है आपको? देखिए जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में याद तो यकीनन वो रखे जाएंगे अगर इस पे हमारी कोशिश जो है इसको शफाफ और खुलेआम या ओपन बैलेट, आइडेंटिफाइबल बैलेट, जिसके ऊपर PMLN और PPP ने 2006 में एग्री किया था तहरीरी तौर पे, तारीख़ में वो तब जाएंगे, नहीं तो तारीख़ में तब वो माने जाएंगे और वो अपना असर रखेंगे और याद किए जाएंगे। नहीं तो रूटीन तो ये चलती रहती है और ये तो सबको पता है पिछले 30 साल से कि सेनेट के इलेक्शंस में क्या होता है। और प्राइम मिनिस्टर, और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने, मैं मौजूद था उस मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर ने हमारी इंटरनल मीटिंग में कहा कि 40 या 50 से 70 करोड़ रुपए तक का कीमत है एक सेनेट की सीट की बलूचिस्तान में। और फिर 1 या 2 दिन बाद उन्होंने ख़ुद भी वो मीडिया से गुफ्तगू में जो है उसको दोहराया। सो ये बात दुरुस्त है। और मैं ज़रा ये अर्ज़ कर दूं आपको, ये जो फोरेंसिक PPP वाले कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन या नहीं कर रहे, एक फैक्ट है जो आप सबको और हम सबको इसका इल्म है 2018 से। ये वीडियो तो उसकी एक छोटी एक ज़िमनी चीज़ है ना। फैक्ट क्या है कि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 124 का ऐवान होता था, 124, और PPP के पास 6 नशिस्तें थीं सूबाई असम्बली की, और जिससे एक सेनेटर भी इलेक्ट नहीं हो सकता, आप ये याद रखें। और वहाँ पे 2 इलेक्ट हो गए सेनेटर PPP के और तीसरा भी तकरीबन इलेक्ट हो गया था। तो ये किस चीज़ की दलील है, किसके मुलव्वस होने की ये निशानी देती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी 4 रोज़ पहले मंगल के दिन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे था, मैं वो अखबार उस दिन का लेके गया हुआ था। सलमान तासीर साहब का वो अखबार है जी, जिसको जब उनके साहबजादे, मैंने देखा था आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फ्रंट पेज पे क्या हेडलाइन है, मतलब इसको मार्का आराई बना के दिखाया जा रहा है क्या कि जी PPP को ने फैसला किया है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक, ये अल्फाज हैं फ्रंट पेज पे, हुक और बाय क्रुक, कि जी हमने सेनेट में अपनी टैली को बरकरार रखना या बढ़ाना है। 19 या 20 जो हैं अभी से वो 19 ही रखने हैं या 20-21 कर सकते हैं तो करें। और ड्यूटी लगाई गई है, नाम लिख के फ्रंट पेज पे ड्यूटी लगाई गई है शहरी रहमान साहिबा की, नवीद कमर साहब की, कि MPAs के वोट हासिल किए जाएं खैबर, और वो सूबों का नाम भी दिया गया है, खैबर में और बलूचिस्तान में, वॉट एवर इट मे कॉस्ट, जो भी इसका दाम है, जो भी कीमत। और बड़े फखरिया तरीके से उस फ्रंट पेज की न्यूज़ स्टोरी में फखरिया तरीके से बताया है कि जी ये सारी इसकी निगरानी, इस सारी सरगर्मी की जरदारी साहब कर रहे हैं, जो बहुत बड़े कारीगर हैं सेनेट के इलेक्शन जीतने में। तो ये तो इस तरह की बदउनवानी, इस तरह की बेईमानी, इस तरह की करप्ट प्रैक्टिस, इस तरह की खरीदो फरोख्त जो है, ये उस वक्त ग्लोरीफाई होती रहेगी जब तक कि इसका इंसदाद नहीं होता ओपन बैलेट और आइडेंटिफाइबल बैलेट। आपका बिल्कुल पॉइंट आई है कि आपको ये खदशा अब भी मौजूद है। मुझे एक और बात आपसे पूछनी है, क्योंकि आप माहिर कानून 100% है, और जितना छोटा, मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट में पैसे लेना और पैसे देना है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उतना ज्यादा अखलाकी तौर पर तो बुरा है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कानूनी गिरफ्त इसकी क्या बनती है?
अगर कोई इसके कानूनी गिरफ्त में आता है तो अब तक आपने FIA या किसी और इदारे को रेफ़र क्यों नहीं किया ये केस, या इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये इखलाकी मामला है? ये आप मेरे से सवाल करें क्योंकि मुझे बीच में सुनाई नहीं दिया। दो कानून के लोग बैठे हैं ना, जावेद अब्बासी साहब और मैं। जी सेनेटर साहब, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि ये वीडियो सामने आ गई, वीडियो सामने आने के बाद आपने इस मामले को FIA या किसी और इदारे की तरफ रेफ़र क्यों नहीं किया, अपनी इंटरनल कमेटी क्यों बनाई? क्या ये सिर्फ एक इखलाकी मामला है, इखलाकी बुराई है और कानून की गिरफ्त में नहीं आता ये मामला, और अगर आता है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप मुझे जवाब दीजिएगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने क्यों वीडियो मंजर आम पर आने के बाद भी इसे किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के FIA या NAB या किसी और इदारे को क्यों रेफर नहीं किया, अपनी एक इंटरनल कमेटी क्यों बनाई है? देखें जी, इंटरनल कमेटी के बनाने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को नहीं भेजा जाएगा। पहले उस मवाद को जमा करना, उस मवाद की तस्दीक करना, उस मवाद के मुहर्रकात और उसके किरदारों का अंदाज़ा लगाना, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई जो है कंप्लेंट या कोई इस्तदा या इस्तगासा जो है वो मुतल्लिका इदारे के पास सामने हो सकता है। आपके सवाल का एक हिस्से का जवाब ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे वोट के ख़रीदो फ़रोख्त, वोट के हवाले से पैसे का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जुर्म हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। और इसका जो है बहरहाल कभी भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस अगर कोई हो या मुबैना तौर पे हो तो उसकी शिकायत करने वाला, उसको उठाने वाला, उसको रुजू करने वाला किसी भी इदारे या कानून नाफिज करने वाले इदारे पे पहले अपनी भी तो तसल्ली करता है ना जी कि वाकई ये जुर्म है जिसके हम इस पर शिकायत करें। और बाय द वे अगर एक कोई इनफरादी शख्स या कोई सियासी जमात ये कदम ना भी उठाए तो मुतल्लिका इदारे ख़ुद भी ख़ुद नोटिस लेकर, जिस तरह अगर कोई कत्ल होता है तो पुलिस अगर कोई मकतूल का कोई लवाहिकीन में से कोई अगर FIR नहीं करता, पुलिस खुद FIR भी कर सकती है। तो इस पर NAB या इलेक्शन कमीशन या FIA जो भी मुतल्लिका इदारा है वो ख़ुद भी कार्रवाई कर सकता है। इसकी ये नहीं है कि ये रूल आउट हो गई या ये नहीं हो रही, लेकिन इंटरनल कमेटी का है कि पहले उसका, और उसमें वकला भी हैं और दीगर एक्सपर्ट्स भी हैं, इसमें फ़वाद चौधरी साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं और शीरी मज़ारी साहिबा हैं। चलिए मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से बोलूं, सेनेटर साहब ये मामला अगर आपके नज़र होता, बुनियादी उसूल वही रहता है, कानूनी कार्रवाई करवानी होती, ठीक है, अगर आपको करवानी होती तो क्या क्या होता? एक इंटरनल कमेटी इस पर काफ़ी होती क्या ये मामला? तो फिर अगर आप परेशानी का इजहार कर रहे हैं, अपने यहाँ भी कमेटी बना रहे हैं, तो पहली फुर्सत में FIA को भेजना चाहिए कि जी इन्वेस्टिगेट करें, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसी वीडियो है, इसका फॉरेंसिक आप कराएं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है इसकी। सेनेटर साहब देखिए, हम ये एक ऐसा माहौल है कि चूंकि उसमें सामने जो नज़र आया उस वीडियो में, उसमें सबसे ज़्यादा लोग PTI के थे और PTI के लोगों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त निकाला भी था, और ये बात इस बात का क्रेडिट भी लेते रहे जो बिल्कुल बजा क्रेडिट है। अब चूंकि सबसे ज़्यादा जब इनके लोग इन्वॉल्व हैं तो अब कमेटी अगर बनाई है तो इन्होंने अपने वज़रा की बनाई है, तो उस कमेटी की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? होना तो ये चाहिए था कि जो ही इनके पास ये वीडियोज आई, और पहले से भी वीडियो शायद इनके पास मौजूद थी, लेकिन चलो अब जब ये वीडियो मीडिया पे आ गई थी, ये JIT बनाते कोई या जुडिशल कमीशन बनाते और उन्हें 1 महीने का टाइम देते, या फिर किसी ऐसे FIA या NAB के जिम्मे ये मामला करते और उसको कहते एक टाइम फ्रेम उसे देते कि इतने दिनों में इसकी इंक्वायरी करें, और जो जो जिम्मेदार हैं, पैसे लेने वाले भी और पैसे देने वाले भी, दोनों मुजरम हैं, न सिर्फ उनको सख्त सजा दी जाए बल्कि उनके नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजे जाएं जो जो लोग इस घिनौने काम में इन्वॉल्व थे, ताकि उम्र भर के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। वरना ये बदनामी जो है ये तमाम सियासतदानों के जिम्मे, पार्टियों के जिम्मे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे रहेगी। तो ये तो बहुत ज़रूरी था हुकूमत के लिए, उसे ये करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने अगर कुछ लोगों को बचाने के लिए अपने वज़रा की कमेटी बनाई है तो ना तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इस कमेटी को कोई मानेगा, ना इस कमेटी का कोई नतीजा निकलेगा। लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि वो ये सेनेट के इलेक्शन तक तो एक उन्होंने हाइप क्रिएट की है
कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस है, मुमकिन है वहां से कोई रिलीफ आ जाए, या वो कह दें कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 226 के नीचे नहीं आता, ताकि एक ओपन इलेक्शन करवा कर वो अपने एमपीएस को काबू कर सके हुकूमत। लेकिन इनके लिए ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा मौका भी था इनके लिए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो साफ करने का। दूसरा, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि मुझे एक आदमी ने ऑफर की और मुझे इतने ऑफर किए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए था कि वो उस आदमी का नाम भी लें, उसका नाम लें कि वो किस जमात से है, वो कौन आदमी है। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 40 से 70 करोड़ रुपए का रेट बलूचिस्तान में लगा है, सारी एजेंसियां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नीचे हैं, मेहरबानी करके उन लोग जो जाहिर है रेट लगा है, तो कोई लोग आज होंगे जो रेट लगवाने वाले होंगे, जो आज खरीद फरोख्त उन्होंने शुरू की होगी, उनकी जमातें कौन है, वो लोग कौन है, उनके नाम सामने लाते और अभी से उन पे ऊपर एक्शन होता। लेकिन अगर सिर्फ वो ज़बानी कलामी, लोगों को ताने देने के लिए, लोगों को बुरा कहने के लिए, इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन को डिस्प्यूटेड बनाने के लिए, इस अदारे को बदनाम करने के लिए अगर ये सारी स्कीम चलाई जा रही है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। अगर कोई सीरियस एफर्ट होनी चाहिए, अगर ना की सीरियस एफर्ट यही होगी कानून के इदारों को। एक बात मुझे और बताइएगा, ये वीडियो आपने भी देखी होगी और इस पर मुसलसल बातचीत हो रही है। अभी शाजिया ने कहा कि इसका एक हिस्सा जो है वो शायद ठीक नहीं है, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक साहब अली मोहम्मद साहब नजर आ रहे, बाकी जो हिस्सा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आप भी वीडियो को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची? देखिए जी, मैं कोई ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इस पर ना डिनाई कर सकता हूँ ना किसी पे इल्जाम लगा सकता हूँ। ये अदारों का काम है, अदारे इसको देखें। अगर इसका आप कहते हैं कि इसका शायद फोरेंसिक ऑडिट ना हो सके, अगर ओरिजिनल ना हो, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर किसी क्रेडिबल अदारे के हवाले ये काम किया जाए तो वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। वरना ये सारे हम अपनी सारे बात करते रहेंगे, पीटीआई वाले अपनी बात करेंगे, हम अपनी करेंगे, पीपल्स पार्टी अपनी करेगी, नतीजा नहीं निकलेगा और जो असल मामला था सेनेट ऑफ पाकिस्तान का वो उसी तरह रह जाएगा। लिहाजा इसका इंडिपेंडेंट किसी अदारे से इसकी इंक्वायरी कराएं, इसका ऑडिट कराएं, लोगों को सामने लाएं। और ये हैरत की बात है कि हुकूमत ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। हुकूमत पे जिम्मेदारी बनती है। वजीर आजम बार बार कहते हैं कि FIA मेरे नीचे है और उसको बाकायदा वजीर आजम कह सकते थे FIA को कि जी आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक सवाल रहेगा। शाजिया मरी साहिबा, मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने की कोशिश की जा रही है PDM के प्लेटफॉर्म से। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम मंजर आम पर आया। ये पहले आप लोगों ने नॉमिनेट कर दिया है, अब PDM बैठेगी और वो फैसला करेगी कि मुत्तफ़िका उम्मीदवार कौन होगा। क्या ये मुनासिब नहीं होता कि अगर PDM की तमाम जमातें एक पेज पर हैं और उसमें कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है, तो PDM ही ये ऐलान करती कि हमारा मुत्तफ़िका उम्मीदवार कौन है? मसूद, एक तो मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात नहीं समझे। पहले भी आपके सवाल के जवाब में आप उसको मरोड़ते तोड़ते रहे, लेकिन मैं आपको जरा एक दफा फिर कैटेगोरिकली वीडियो के हवाले से क्लियर कर दूं, बिकॉज यू सीम टू बी वेरी कंफ्यूज्ड ऑन दैट। मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जो PTI का फॉर्मर MPA है वो कह रहा है कि जी पैसे मिले हैं, असद कैसर और परवेज खटक ने दिए हैं, और जो हमारे आप जो पोर्शन जिसमें पीपल्स पार्टी के MPA का आप दिखा रहे हैं उस पे हमने बताया जो उनका बयान था। तो इस चीज को आप मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक शख्स एडमिट कर रहा है पैसे बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि पैसे मिले हैं, इन्होंने दिए हैं पैसे, और जिन साहब को पैसे देते हुए उस वीडियो में देखा जा रहा है वो साहब भी मौजूद है, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। तो इसमें मैंने तोड़ा मरोड़ा क्या है? नहीं, आपने तोड़ा मरोड़ा ये है कि मैंने आपसे कहा कि जी जो उस शख्स का पोर्शन है वो बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा है उसे पीपल्स पार्टी का कोई पैसे दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे असद कैसर परवेज खटक ने पैसे दिए हैं। उसने ये नहीं कहा कि उसको पीपल्स पार्टी के रुकन ने पैसे दिए। आपके पास एक वीडियो है जिसको जो शख्स दिख रहा है वो चैलेंज कर रहा है खुद। उसने हमें जो पार्टी को अपना स्टेटमेंट या जो उसने स्टेटमेंट ऑफिशियल किया है उसने ये किया है, मतलब एक वोट की सैंक्टिटी होती है, इसीलिए शायद उसको सीक्रेट रखा गया है और इसीलिए सेनेट के अंदर बड़ी छोटी जमातें आती हैं, इसीलिए सेनेट के अंदर वो लोग भी आते हैं जिनका अदरवाइज कोई इतना पॉलिटिकल पार्टी का इंफ्लुएंस नहीं होता, वो अपने सूबे की एक आवाज होती है और उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है वोटिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसकी खूबसूरती इसको समझने की जरूरत है। लेकिन PTI ने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर इसमें कोई थोड़ी बुराई थी ना तो उस बुराई को बड़ा करके इन्होंने उसको परवान चढ़ाया है। जो 2018 में इलेक्शन हुए थे
उसके अंदर जिस तरह पैसा पीटीआई के अरकान को पीटीआई की जानिब से दिया गया, ये बहुत अजीब बात है। मतलब ये तो वही बात है ना मसूद के, एक ही पार्टी का है तो उम्मीद ये की जाती है जी आप पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, लेकिन आपने अपने पार्टी के अरकान को पैसे दिए पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट देने के लिए। तो अजीब बात ये है। जहां तक सवाल पैदा होता है कैंपेन का, मैं तो आज भी कहती हूँ कि कैंपेन की जाती है, इसलिए तो टाइम जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से लॉबी करने का कि जी आप कैंडिडेचर है, आप जाएं दूसरों के पास, आप उनको बताएं कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। शाजिया, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। आपका पॉइंट बिल्कुल आइए, आपने तफसील से बयान कर दिया और जी बताइए, जल्दी कर दीजिए प्लीज, ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, उन्होंने सरदारी साहब की तो बड़ी बात कर दी। जो चौधरी सरवर साहब 2018 में पंजाब से खड़े हुए थे, जब उनके पास वोट भी नहीं थे पीटीआई के सेनेटर के तौर पे आने के लिए, तो क्या उस वक्त किस तरह चौधरी सरवर 34 वोट्स के ऊपर जो 48 वोट दरकार थे वो वोट ले आए थे। मैं तो ये समझती हूँ शायद चौधरी सरवर साहब ने फाइल किया मेंबर्स को अपने कैंडिडेचर पर, लेकिन अगर मैं वलीद साहब का आर्गुमेंट ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। चौधरी सरवर साहब के हवाले से भी बिल्कुल कैटेगोरिक फैसला होना चाहिए, तहरीक इंसाफ के अंदर पहले हो जाना चाहिए था। अपने 20 लोगों को निकाला तो उन 20 लोगों ने किसको वोट दिया, और जो बेनिफिशरी था जिसकी अभी तलाश हो रही है वीडियो स्कैंडल के अंदर, वो तलाश पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की उस वीडियो के अंदर मौजूदगी का ताल्लुक है, उस पर भी सवाल उठता रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सेनेटर वलीद इकबाल साहब आपसे पूछूंगा कि इस इलेक्शन के बाद आप पीडीएम की तहरीक को कैसे देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं पीडीएम की तहरीक का सेनेट इलेक्शन के बाद, और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आपकी जो ड्यू सीट्स होनी चाहिए वो आप लूज़ ना करें, क्योंकि पंजाब में खबरें ये हैं कि आपके लोग नाराज़ हैं आपसे। तो इस खबरों में कितनी सदाकत है और क्या आपका लाहे अमल है कि आपको तमाम आपकी सीट्स जो हैं वो आप उनको हासिल कर सकें? मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, और आपने अच्छा सवाल किया, और ख़ासकर पंजाब की जो है सेनेट का इलेक्शन उसके हवाले से, या पंजाब की असेंबली में जिस पे वोटिंग होनी है, क्योंकि मैं उसका तजर्बा ख़ुद कर चुका हूँ 2018 के नवंबर में। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें, क्योंकि वो पहले हो चुकी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी है जी। और वो ये है, मैं दो बातें पिछले आपके सवाल पे जब आपने मेरी तरफ शमा महफिल थी, मैं जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मैं इंटरप्ट हो गया था या टाइम मेरा जो था ख़त्म हो गया था। पहला ये कहना चाह रहा था कि जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है जी, तो जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और आपको इस बात का तो इल्म है कि सेनेट एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, अब शुरू हम बलूचिस्तान से करते हैं, और ये बलूचिस्तान की ही बोलियों की बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ 65 जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, और आई थिंक 6, 8, 4, 10 इस तरह की छोटी तादाद के जो अगर आपके 5-7 मेंबर्स हों तो आप एक सेनेट की सीट जो है वो विन कर सकते हैं। उसके बाद खैबर आता है जिसमें 145 हैं, फिर सिंध है, फिर पंजाब में तो 371 मेंबर्स होते हैं। तो ये तो पहली बात है इस इलेक्शन की। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जब भी होता है उसमें बहुत से ख़रीदो फरोख्त के अलावा और बहुत सी चीज़ें भी होती हैं। हमें तारीख़ में पहली दफ़ा तो अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना वाले इलेक्शन से जो बेसिक डेमोक्रेट्स 80,000 वोटों का फ़ैसला होना था कि सदर कौन बनेगा मुल्क का, उसमें क्या हुआ वो अब तारीख़ की किताबों में सब आता है, उसकी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी इसी की मिसाल है। दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो आया, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, जो सारी डिबेट हो रही है, जिस तरह आपने अपनी प्रोग्राम की तमहीद में कहा कि इस बार का 2021 का सेनेट का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिस पे कभी इतनी डिबेट नहीं हुई, इतनी गुफ्तगू नहीं हुई जितनी अब हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है इस इलेक्शन में, और ये नेक नियति से अगर हमारी गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, और मैंने ये मुहावरा आप क्योंकि वो प्रोग्राम देख रहे थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया था कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई जब ये ओपन और आइडेंटिफाइबल जब वोट होगा तो फिर ये वाली जो वीडियो कह लें या इस तरह कह लें या वो कह लें कि जी 6 सीटें थीं और 6 वोट थे और 3 सीटें निकालनी, ये चीज़ नहीं होगी। फिर ये इसका इंसदाद होगा। असल ये मकसद है, और 2 बड़ी पार्टियां अपोजिशन की इस पे तहरीरी मुआहदा भी कर चुकी हैं, लेकिन वो नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। और आखिरी बात, चौधरी सरवर साहब, एक तो हमारी उस असेंबली में, पंजाब की उस असेंबली में 37 सीट्स थी,
प्लस ऑपोजिशन के, क्योंकि वो वाहिद कैंडिडेट थे जनरल सीट पे, इसलिए 4-5 और ऐड कर लें तो कोई तकरीबन 42 सीट्स ऑलरेडी उनके पास वोट्स थे। 5-6 उनको वोट्स और चाहिए थे। वो खुद PMLN के गवर्नर रह चुके थे। 2013 के इलेक्शन में टिकट्स पंजाब भर में उन्होंने बांटे थे। लोग जाती तौर पे उनसे बेहोल्डन थे। मुझे मुबशर लुकमान साहब जो आप ही के फील्ड के आदमी हैं, उन्होंने मिसाल दी कि 1 या 2 वोट उनको MPAs के तो कहते हैं चाय की एक प्याली के ऊपर जो थे, कोई ना 1 रुपया, कुछ चाय की एक प्याली पे वो आमादा हो गए थे जो PMLN के थे। और अब आपका जो सवाल है असल, वो पंजाब में देखें, जब मेरा इलेक्शन और सीमी एसडी साहिबा 2 सीट्स वेकेंट हुई थी, वो सुन रही थी कि जी वो 1 सीट का फैसला हो गया, 1 हमें मिलेगी 1 आपको मिलेगी वाली ऑपोजिशन गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। वो हम दोनों को एक जितने ही वोट मिले, 8-10 वोटों का या फ़र्क था दोनों में, क्योंकि पंजाब असेंबली में तकरीबन डिवीज़न जो है वो उसी तरह का है। हमने अपने 190 या 92 वोट गिने हुए थे जो हमारे MPAs थे, लेकिन वोट उससे कम मिले, 8-10 वोट जो थे। और ये बात तशवीशनाक थी। लेकिन मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, इस बात का अंदाज़ा जो है, आपके सवाल का जवाब ख़ास कर ये है कि हर ऐवान में कुछ लोग, जिस तरह चौधरी सरवर साहब, यकीनन इतनी बड़ी जब उनके पास मेजॉरिटी थी PMLN के पास 13 वाली असेंबली में, तो यकीनन उनके भी बहुत से लोग नाराज थे। वो हुकूमत में थे, अब हर एक को तो वो नहीं अकोमोडेट कर सकते थे। सिमिलरली इधर भी मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं, अगर हमारे वोटर्स ने PTI के MPAs ने अगर PMLN के कैंडिडेट्स को वोट दिया, तो उलट उसका इधर भी हुआ था, PMLN के लोगों ने मुझे और सीमी एसडी साहब को भी वोट दिया। तो होगा मेरे ख्याल में पंजाब में तो जो है वो ऐसा ही होगा जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी भी जो है मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े सरप्राइजेज अगर आएंगे तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ही आएंगे। मेरा अपना अंदाजा यही है। और इंशाल्लाह चलिए ठीक, सबसे बड़ी पार्टी PTI ही बनेगी। ब्रेक के बाद ब्रेक मुझे लेना है, और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाजिया, आपकी तरफ आना था और PDM के मुस्तकबिल के हवाले से आपसे बात करनी थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया मरी साहिबा, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।